नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग को लेकर के। और एक रिसर्च हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि मधुबनी पेंटिंग की स्थिति, उसका भविष्य जो है वो बहुत अंधेरे में दिख रहा है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। जो कलाकार हैं, अगर देखा जाए तो वो बहुत स्किल्ड नहीं है, या जो स्किल्ड हैं भी उनका बहुत ज़्यादा ब्रांड एक नहीं बन पाया है। इस वजह से ये जो है, जो लोग स्थानीय स्तर पर इस कार्य को कर भी रहे हैं वो अर्थ से नहीं जुड़ पाए हैं। यानी कि वो कलाकारी तो उनके अंदर है लेकिन उनकी कमाई नहीं हो रही है, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत बेहतर नहीं होती जा रही है। और अगर आर्थिक स्थिति साथियों किसी भी व्यक्ति का अच्छा नहीं होगा तो वो व्यक्ति इंटरेस्ट से कब तक उस कार्य को करेगा, फिर वो उस कार्य को छोड़ेगा, पलायन करके बाहर जाकर के किसी इंडस्ट्री में जो कार्य मिलेगा वो करता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर के सरकार के द्वारा ऐसा नहीं है कि मधुबनी पेंटिंग को सपोर्ट नहीं किया गया, सपोर्ट किया गया है, लेकिन जो वांछित सपोर्ट चाहिए था वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या इन कलाकारों की परेशानी है, और जो कहा गया है कि मधुबनी पेंटिंग के भविष्य को लेकर के बातें वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले जरा हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये मधुबनी पेंटिंग है क्या। इसको पॉपुलर वे में मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो पूरे मिथिला के क्षेत्र में देखेंगे कि एक तरह से इसका विकास देखने को मिलता है। और इस पेंटिंग में देखेंगे ना तो एक सांस्कृतिक महत्व तो देखने को मिलेगा ही, और काफी ज्यादा आजकल देखेंगे बहुत लंबे समय, चूंकि 2007 में ही इसको जीआई टैग मिल गया था, उसके बाद काफी चर्चा में भी आया, लेकिन स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और आर्थिक समर्थन जो है वो नहीं मिल पाया इसे, जो जिसका ये हकदार था। तो इसके वजह से देखा गया है कि दयनीय स्थिति इस पेंटिंग की होती हुई नजर आ रही है। चलिए आएंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा चिल्ड्रंस डे ऑफर आपको दिया जा रहा है जो 14 नवंबर तक है। पीसीएस फाउंडेशन विभिन्न पीसीएस पर देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जो लोग 72वीं बीपीएससी की तैयारी में जुट गए हैं उनके लिए भी यहाँ पर दे दिया गया है। अगर देखा जाए तो ये ऑनलाइन होगा, 60 से 75% तक का ऑफ, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दिया गया है जिसपे कॉन्टैक्ट नंबर भी है और वेबसाइट भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। इससे जुड़ करके आप जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाही कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है, और जिसे देखा जाए तो ये मिथिला क्षेत्र में मिथिला पेंटिंग क्यों, क्योंकि इसको अगर एरिया के हिसाब से डिफाइन किया गया, वैसे ये देखा जाए तो दरभंगा कमिश्नरी के मधुबनी जिला से इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इसका विस्तार संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में होता है। खास करके दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, इन पूरे तमाम एरिया में ये देखने को मिलेगा। और पारंपरिक लोक कला शैली के रूप में हुआ, जो अगर शादी विवाह में आप देखेंगे तो इसका ज्यादा महत्व हो जाता है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और संपूर्ण मिथिलांचल की संस्कृति को बहुत अच्छे से इसके अंतर्गत दिखाया जाता है। इसके कुछ प्रमुख विशेषताओं को लेकर के अगर चर्चा करेंगे, गांव की मिट्टी से लिपी गई झोपड़ियों की दीवारों पर आपको ये देखने को मिलेगा, कपड़े पर देखने को मिलेगा, साड़ी पर। आपको ध्यान होगा कि निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, लास्ट बजट भाषण जब उन्होंने पढ़ा था तो उस दिन आपने ध्यान दिया होगा वो जो साड़ी पहन करके आई थी उस पर मिथिला पेंटिंग ही था। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, इसका मैं ये इसलिए कहा कि इसका पहचान हुआ है, वैश्विक स्तर तक मिथिला पेंटिंग की पहचान हुई है, लेकिन जो स्थानीय स्तर के कर्मचारी हैं उनको बहुत पैसा नहीं मिल पाया, वो जो कलाकार हैं उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो पाई। इसमें अगर देखा जाए ना तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर जो सांस्कृतिक चीजें हैं उसको दिखाई जाती है, अगर यहां पर देखा जाए तो। चलिए शैली को लेकर के बात करेंगे। यह अपनी जटिल रेखाओं, जीवंत रंगों और ज्यामितीय पैटर्न के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। मिथिला पेंटिंग अगर आप देखेंगे ना तो जहां भी ये पेंटिंग होगा पूरी तरह से कवर होगा, यहां पर ब्लैंक नहीं छोड़ा जाता है। और काफी जो विवाह वगैरह का समय होता है उसमें एक मिथिला में एक शब्द चलता है कोहबर घौर, जहां पर नव दंपत्ति जो है वो रहते हैं, वहां पर भी मिथिला पेंटिंग आपको दिखेगा ही दिखेगा। इसके अलावा आजकल देखेंगे तो माचिस के तिल्लियां, उंगलियां हर जगह पर आपको आजकल देखने को मिला होगा। मिथिला में एक बहुत फेमस है मिथिला का जो पाग कहते हैं, तो उस पाग में भी आपको देखने को मिलेगा कि मधुबनी पेंटिंग की चित्रकारी देखने को मिलता है। बहुत सारे विषय वस्तु के साथ, खास करके जैसा मैंने कहा कि सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक चीजों को लेकर के, तो हिंदू देवी देवताओं, खास करके राम सीता का विवाह या फिर राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग, शिव पार्वती, दुर्गा लक्ष्मी गणेश, ये तमाम जो धार्मिक चीजें हैं ये आपको देखने को मिलेगा। छठ पर्व भी आपको जो है वो मधुबनी पेंटिंग के जरिए दिखाई दिया जाएगा। राष्ट्रीय
स्तर पर देखा जाए तो मैंने पहले भी कहा कि बजट प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय जो वित्त मंत्री हैं इस साड़ी को पहनी थी। राष्ट्रीय कला उत्सव में भी इसका प्रदर्शन होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न देशों में, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, लंदन हो, सभी जगह इस चीज को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर मिथिला हाट जैसे बिक्री और प्रदर्शन केंद्र है। मिथिला हाट आप जाएंगे, आजकल काफी फेमस हुआ था क्योंकि अभी बिहार में जो चुनाव था उन सब चीजों को लेकर के, तो इसके प्रशिक्षण वगैरह का भी कार्य हो रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी यहाँ पर जो है इसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ आप देखेंगे कि जो मिथिला का हिस्सा बिहार में पड़ता है यानी कि भारत के हिस्से में, बल्कि जो नेपाल का भी हिस्सा पड़ता है वहां तक भी इसका पहुंच हुआ है। 1934 के नेपाल बिहार भूकंप के बाद इस कला का दस्तावेजीकरण भी हुआ और फिर वहीं से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कला ने अपनी पहचान भी बनाई। देखिए इस तस्वीर को देखिए, जैसे एक तस्वीर जो है वो राम जी और सीता जी के विवाह का है, स्वयंवर का वो तस्वीर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिएगा इस तस्वीर में जो लकीर यहाँ पर है, जितने भी पेंटिंग कहीं पर भी आपको इस पेंटिंग में ब्लैंक नहीं छोड़ा गया होगा, कहीं भी नहीं दिखा गया, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जहां भी ब्लैंक रहेगा, खाली जगह रहेगा, उसे शैतानों का घर माना जाता है। तो यहाँ पर हर एक जगह कुछ ना कुछ कलाकारी इस पेंटिंग में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो यहाँ पर देखेंगे जो चित्रकारी है वो पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों से देखने को मिलेगा। और जो मैंने कहा था धार्मिक प्रसंग, देखिए धार्मिक प्रसंग राम जी और सीता जी के विवाह का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही फेमस आपको तस्वीर ये है। मिथिला पेंटिंग कहीं भी दिखेगा ना तो आपको ये वाली तस्वीर हर जगह देखने को मिल ही जाएगा। मशीनों से बनी पेंटिंग की चुनौती भी अब यहाँ पर उपलब्ध होने लगी है। देखिए चूंकि ये पेंटिंग जो है, जैसा मैंने कहा, प्राकृतिक रंग इसमें होते हैं और कई बार क्या है कि स्थानीय स्तर के कलाकार जो हैं वो बहुत बारीकी से हाथ से ये कलाकृति करते हैं, लेकिन समय के साथ मशीनीकरण, जैसा कि हर जगह हर क्षेत्र के लिए समस्या है, वैसा ही मधुबनी पेंटिंग के लिए भी हुआ। और यहाँ पर देखेंगे तो हस्त निर्मित पेंटिंग की डिमांड कम हो गई और डिमांड कम होने से ये जो स्थानीय कलाकार हैं इनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती चली गई। सबसे एक महत्वपूर्ण बात क्या है, वो है बिचौलिया। बिचौलिया पर निर्भर है ये पूरा का पूरा अगर ये कलाकृति का इंडस्ट्री देखा जाए, और इस वजह से जो इनके कलाकार हैं उनको कम पैसा मिलता है, यानी कि एजेंट पर ज्यादातर वो निर्भर हो जाते हैं अपने चीजों को बेचने के लिए। सरकारी सहायता और मान्यता की कमी भी यहाँ पर देखी जा रही है। लगातार सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये जो है उस स्तर से देखने को नहीं मिलेगा। कई स्कूलों में ये कहा गया है कि चूंकि मधुबनी पेंटिंग की काफी चर्चा है तो इसको जीवंत रखने के लिए स्कूलों में इस तरह के शिक्षकों की बहाली भी की जाए। कुछ जगहों पर हुआ भी है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर इसको पहचान अभी तक स्थानीय स्तर पर जिस तरह से आगे भविष्य इसका सुरक्षित रहे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात, बाजार इसका सीमित है, प्रचार प्रसार की समस्या है। अगर आप देखेंगे तो बहुत जो चूंकि अब प्रसिद्ध हुआ तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो एलिट क्लास के लोग हैं वो अडॉप्ट करते हुए नजर आए हैं इसको, लेकिन स्थानीय मार्केट में वो दिलचस्पी आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के इसलिए बहुत सारे कलाकार जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो भुखमरी तक की समस्या से जूझ रहे हैं। और खास करके कोरोना महामारी के दौरान ये देखा गया, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान पेंटिंग का बिक्री पूरी तरह से रुक गया और ये सब दबाव इन कलाकारों पर पड़ा। मजबूरन ये इस कलाकृति को छोड़ करके पलायन करने को निर्भर हुए। सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव देखेंगे, मैथिली भाषा और पारंपरिक संसाधनों जैसे कि तालाब हो गया, मखाना हो गया, इन सब चीजों का एक तरह से नुकसान होता चला गया। युवा पीढ़ी जो है वो आधुनिक जीवन की ओर आकर्षित भी होती चली गई। तो अगर परंपरा ही नहीं बचेगा, है ना, अगर जो आपकी जीवन शैली है उसका ही क्षय हो जाएगा तो वह आपके कलाकृतियों में भी नहीं दिखेगा, है ना। तो वही चीजें जो है कुल मिलाकर के मिथिला पेंटिंग के साथ भी देखने को मिला। सकारात्मक पहलू क्या क्या है समझिए। जैसा मैंने मिथिला हाट को लेकर के चर्चा किया, अभी विधानसभा में चुनाव में आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह जी जो गए थे तो मिथिला हाट पर रुके थे। वहां पर मिथिला हाट उस जगह का मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक बहुत ही आधुनिक जगह बनाया गया है जहां पर मिथिला भर की तमाम कल्चर को समेट करके रखा गया है। ठीक है, तो वहां पर ये आप पेंटिंग वगैरह खरीद भी सकते हैं। प्रशिक्षण और बहुत तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो है वहां पर महिलाएं अब इसका प्रशिक्षण भी दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां लगाई जा रही है। बहुत सारे एनजीओ जो हैं वो इसके संरक्षण में आगे आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2007 में भारत सरकार ने मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग दे दिया। जीआई टैग देने की वजह से एक स्थानीयता का पहचान मिला और यहाँ के जो कारीगर हैं उनको कहीं न कहीं कुछ हद तक लाभ और पहचान दोनों मिला। आगे का दशा दिशा कैसा हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पॉलिटिकल विल होना चाहिए। जो वहाँ के स्थानीय लीडर हैं
उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है इस अपने पेंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, वो समझना पड़ेगा। और अगर वो बेहतर है तो निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म में पॉलिसी बनानी पड़ेगी, वित्तीय सहायता ऐसे कलाकारों को देना पड़ेगा, नियमित जगह जगह पर एग्जीबिशन लगाने पड़ेंगे, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, स्कूलों में मैथिली भाषा और स्थानीय कला का शिक्षण देना पड़ेगा, पारंपरिक जो संसाधन है मिथिला के उसको संरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेंटिंग में पारंपरिक संसाधन ही देखने को जनरली अभी तक मिलता आया है। आर्थिक मॉडल के रूप में इसे आपको अपनाना भी पड़ेगा, एक अस्थायी आय के स्रोत के रूप में देखना पड़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, और सबसे महत्वपूर्ण आजकल जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इसके साथ इसका टाई अप करना पड़ेगा। इन सब चीजों के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, सामाजिक जागरूकता भी देनी होगी, ताकि निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनका अपने कलाकृति को बचाने के लिए वो आगे आ पाए, और युवाओं को इससे जोड़ना पड़ेगा। ये सारे काम किया जाता है तो निश्चित तौर पर मधुबनी पेंटिंग जो है, जो गौरव चाहिए वो प्राप्त कर सकती है। आप लोग क्या सोचते हैं निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और आप में से निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको मधुबनी पेंटिंग करना आता होगा, बहुत पसंद होगा, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। बहुत सारे लोग आगे सोचते होंगे कि मधुबनी पेंटिंग कभी न कभी सीखेंगे जीवन में, वह भी अपनी इच्छा जरूर बताएं। यहाँ पर एक प्रश्न है, मिथिला पेंटिंग को जीआई टैग किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 4 विकल्प है, यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने क्लास में इसकी चर्चा की है। आप जवाब ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।